दोस्तों, एक ऐसा वाकया जिसे सुनकर सबके रोंगटे खड़े हो गए। गरीब माँ की चार बेटियां बिन शादी के पेट से कैसे हो गई? इस बच्चे के बाप कौन है? यह वाकया सारे गांव वालों को हिलाकर रख दिया कैसे। एक ही घर के चार जवान बेटियां, हम चार बेटियां बहुत खूबसूरत थीं। इस बूढ़ी औरत की सातों बेटियां ही बहुत नेक थीं। इस औरत ने अपनी बेटियों को बहुत अच्छी तालीम दिलवाई थी। उनकी जिंदगी में कयामत तब आई जब उस बूढ़ी माँ की बड़ी चार बेटियां हमला हो गई। और हैरत की बात तो यह थी कि इन चार बेटियों को पता ही नहीं था कि उनके साथ यह गलत हरकत किसने की है। और जब इस कहानी का खुलासा होगा कि इन चार लड़कियों को प्रेग्नेंट करने वाला कौन था, तो आपके पैरों में से बूढ़ी औरत रोती हुई आई, जिसके चेहरे पर उदासी छाई हुई थी। बादशाह बूढ़ी औरत के चेहरे की तरफ देखकर कहने लगा कि अम्मा, आपको क्या परेशानी है? इस बूढ़ी औरत ने दरबार में चारों तरफ देखा तो खामोश हो गई। वजीर गुस्से से, मेरा जो मसला है मैं वह सबके रहते हुए सबके सामने नहीं बता सकती। मैं सिर्फ आपको अकेले को ही बताऊंगी, क्योंकि मैं बेवा औरत हूँ, मेरा कोई बेटा नहीं है और मैं अपनी साथ बेटियों के साथ अकेली रहती हूँ। अगर मैं अपनी परेशानी सबके सामने, बड़े बड़े मसले लेकर लोग आए हैं और उन्होंने सबके सामने बताया है। आखिर इस औरत का ऐसा क्या मसला है? ये औरत सबके सामने ने क्यों नहीं बताना चाहती? बादशाह बोला कि आप अपनी परेशानी मुझे बताइए, ये सारे आदमी मेरे भरोसे के आदमी है। आप बूढ़ी औरत को मेरे कमरे में लेकर आओ ताकि यह बात मुझे अपनी बता सके। अब दो सिपाही उस बूढ़ी औरत को बादशाह के कमरे में ले जाते हैं। बूढ़ी औरत जब अंदर आती है तो बादशाह उसे कहता है कि यह अम्मा, अब बताइए कि आपकी क्या परेले बुलाया कि मैं यह हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकता कि मेरी बादशाहत में कोई इतनी दुखी औरत हो और मैं आपका दुख जानकर आपके दुखों पर मरहम ना रखूं। ऐसा हो ही नहीं सकता, आप मुझे अपना दुख बताइए। वह बूढ़ी औरत रोकर कहनौर उनके घरों में काम करती हूँ और इन अमीर घरों से जो बचा हुआ खाना मिलता है, जो मुझे मेहनत मजदूरी के पैसे मिलते हैं, उसी में से मैं अपना घर चलाती हूँ और उसी से अपना घर चलाकर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती हूँ। मैंने कभी किसी से कोई जिंदगी ऐसी ही चल रही थी। एक मर्तबा मेरी बड़ी बेटी की तबीयत बहुत खराब हो जाती है। मैं अपनी बड़ी बेटी को डॉक्टर के पास लेकर जाती हूँ। डॉक्टर कहता है कि तुम्हारी बेटी उम्मीद से है, तुम्हारी बेटी पेट से है। यह बच्चा किसका है? जब मैंने अपनी बेटी को काफी मारा तो मेरी बड़ी बेटी रोने लगी और मेरे आगे हाथ जोड़ने लगी कि ये अम्मा, मैं नहीं जानती कि यह बच्चा किसका है। मेरी प्यारी अम्मा, मुझ पर यकीन करो, मैंने कभी किसी के साथ बात कर रह कहती है कि बादशाह सलामत, मैंने इस बेटी को पैदा किया था। मुझे पता चल चुका था कि मेरी बेटी झूठ नहीं बोल रही और उसके कुछ दिनों बाद तो मुझे पक्का यकीन हो गया था कि मेरी बेटी झूठ नहीं कह रही। वह बूढ़ी औरत बादशाह को वाकया सुनाते हुए रोने लगी कि बादशाह सलामत, हमने इस बात पर सब्र कर लिया। फिर मेरी बड़ी बेटी ने 9 माह बाद एक बेटे को जन्म दिया और हमने मारे मजबूर के इस बच्चे की परवरिश करनी शुरू कर दी। इसके 2-3 माह बाद मेरी छोटी बेटी हमला हो गई।
जब मैंने उसको डॉक्टर के पास लेकर जाकर दिखाया तो डॉक्टर ने कहा कि आपकी बेटी यह भी पेट से है। और डॉक्टर की यह बात सुनकर मेरे दिल को दूसरा झटका लगा। मैं सोचने लगी कि मेरी दूसरी बेटी ने भी एक बच्चे को पैदा किया। उसके बाद मेरी तीसरी बेटी उम्मीद से हो गई। और फिर मेरी चौथी बेटी जो 14 साल की थी वह पेट से हो गई। मैं तो लुट गई, बर्बाद हो गई। मुझे तो कुछ नहीं पता चल रहा कि मेरे घर हरकत कौन कर रहा है। बादशाह सलामत मेरी बेटियों के मुजरिम को आप पकड़े। मैंने बहुत ढूंढने की कोशिश की। मुझे जरा पता नहीं चला कि वह इंसान कब आता है। हमारे घर उसने हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी है। बादशाह सलामत पूरी कहानी से सब कुछ ना होता, मगर जब तुम जैसे गरीब लोग होते हैं वह लोगों की बदनामियों से डर कर रहे ये जहर पी लेते हैं और फिर वही जहर तुम्हारे अंदर काटता रहता है तुम्हें। जब बात तुम्हारी बर्दाश्त से बाहर हो जाती है फिर पर इनका पता लगना चाहिए कि वह कौन है। बादशाह सलामत बहुत ही नेक दिल मेहरबान थे। कहने लगे कि अम्मा अब तुम घर जाओ, अब यह परेशानी तुम्हारी नहीं है, अब यह परेशानी मेरी है। और मुझसे बर्दाश्त नहीं होता कि मेरी सल्तनत में कोई मोशी से अपनी चादर लपेटे हुए वहां से बाहर आ गई और अपने घर चली गई। अब बादशाह सलामत वहां से निकलकर वापस आकर बैठ गए और बाकी तमाम लोगों के मसाइल सुनने लगे। लेकिन बादशाह का ध्यान इसी औरत की तरफ था कि इस औरत को इंसा कर गई है। वह बूढ़ी औरत जिसकी वजह से आप इतने परेशान हो गए हैं। बादशाह कहने लगा कि मेरी सल्तनत में ऐसे ऐसे लोग हैं जो इतना बड़ा बड़ा गुनाह करते हैं और यह भी नहीं सोचते कि उनका गुनाह जब हमारे सामने खुल गया तो हम उसको सपर दीमक की तरह लग गया है। और इस दरिंदे शख्स का इतना मन बढ़ चुका है कि वह इस बेवा औरत की 4 बेटियों को इस दरिंदे ने हामिया कर दिया है और इस बूढ़ी औरत की तीनों बेटियों को बच्चे पैदा हो चुके हैं। और छोटी बेटी इसकी कैसे पता लगाया जाए। थोड़ी देर बाद वजीर कहता है कि बादशाह सलामत मेरे मन में एक तरकीब आई है। बादशाह कहता है कि जल्दी बताओ कौन सी तरकीब है। वजीर कहता है कि बादशाह सलामत दीवारों के भी कान होते हैं, इसलिए मैं आपके कान में यह बात रात के तकरीबन 9 बज रहे होते हैं। वजीर इस बूढ़ी औरत के घर चला आता है। बूढ़ी औरत वजीर को देखकर कहती है कि ये वजीर आप इस वक्त मेरे घर पर क्या रहे हैं। वजीर बोला कि जो परेशानी आप बादशाह सलामत को बताकर आई हैं इस बात से बादशाह सलामत बहुत ही परेशान है। बूढ़ी औरत बोली कि आपके हाथ में यह जो बकरी है आप इसका क्या करोगे। वजीर बोला कि आप मुझे अपने घर के अंदर आने दीजिए, इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि मैंने क्या करना। अंदर आकर वजीर बूढ़ी औरत से कहने लगा कि आज हम इस बकरी का चारा बनाकर इस दरिंदे को खिलाएंगे। बस तुम लोग कुछ भी मत बोलना और चुप करके देखती रहना कि वह दरिंदा कैसे पकड़ा जाएगा, इसलिए आप तमाम लोग आराम से सो जाएगा। अगर हमारा यह काम कामयाब हो गया
तो पता चल जाएगा कि वह दरिंदा कौन है। इसके बाद वजीर इस बकरी को लेकर घर की छत पर चला जाता है और घर की छत पर इस बकरी को बांध देता है और फिर छुप के इस घर से बाहर चला जाता है। और वजीर जाते हुए इस बूढ़ी औरत और इसकी बेटियों से कहता है कि आप लोग आराम से सो जाएगा, यह मत सोचिए कि आप लोगों को किसी तरह का कोई नुकसान पहुंचेगा। और वजीर दो सिपाहियों को बोल देता है कि इस बूढ़ी औरत के घर के आसपास पहरा लगाओ। वजीर बूढ़ी औरत और उन लड़कियों को तमाम बात समझा देता है कि तुम्हारे घर में ऐसी कोई भी आवाज नहीं आनी चाहिए जिससे पता चल जाए कि हमने जाल बिछाया हुआ है। उसके बाद वजीर बादशाह के पास महल में चला जाता है। बादशाह उसी बात को लेकर काफी परेशान होता है। बादशाह वजीर से कहता है कि ये वजीर, तुमने इस बकरी को वैसे ही पहुंचा दिया है जैसे हम चाहते थे। तो वजीर बोला कि जी बादशाह सलामत, मैंने इस बकरी को वहीं पर बांध दिया है और अपने मकसद के मुताबिक मैं सारा काम कराया हूँ। वजीर कहने लगा कि ए बादशाह सलामत, अब आप भी सो जाइए। बादशाह कहने लगा कि मैं कैसे सो सकता हूँ, वह मजलूम औरतें हैं, उन पर जुल्म हो रहा है, मुझे ऐसे में नींद नहीं आएगी जब तक मैं इस जालिम शख्स को पकड़ के उसको सजा ना दे दूँ। बहरहाल जब आधी रात का वक्त आता है तो उस बूढ़ी औरत के घर के आसपास एक साया सा लहराता है। वह शख्स घर की छत पर आकर और छत में से वह सहन में आ जाता है। बकरी ने छत पर जब किसी शख्स को देखा तो बकरी एकदम से चिल्लाने लगी। उस वक्त आधी रात का वक्त हो चुका था, हर तरफ सन्नाटा छाया हुआ था और आधी रात को बकरी की आवाज दूर दूर तक गूंज रही थी। जो सिपाही छुपकर पहरा दे रहे थे, उन लोगों को जो बकरी की आवाज सुनाई दी तो उन लोगों को पता चल गया कि घर में कोई दाखिल हो चुका है। और मकसद यही था कि इस बकरी को छत पर बांधने का कि इस घर में जो कोई शख्स भी आएगा बकरी उसको देखेगी और बोलने लगेगी। बकरी की आवाज सुनकर सिपाही चौकन्ने हो जाएंगे। जब वह शख्स घर के कमरे में आया तो सिपाहियों को भी पता चल गया। बकरी की आवाज सुनकर सिपाहियों को भी पता चल जाता है और सिपाही घर के अंदर दाखिल हो जाते हैं। जब आने वाले शख्स ने घर में सबको जागते हुए देखा तो वह पीछे की तरफ भागने लग जाता है और पीछे से वह दो सिपाही आकर उस आदमी को पकड़ लेते हैं। इस आदमी ने अपने चेहरे पर काला कपड़ा लपेटा हुआ था ताकि इस आदमी को कोई पहचान ना सके। जब इन सिपाहियों ने इस आदमी के चेहरे से कपड़ा हटाया तो वह बूढ़ी औरत और उसकी बेटियां हैरान गोई बेटियों को लेकर आखिरकार सुबह हो गई। बादशाह का दरबार लगा हुआ था और वह आदमी घुटने टेक कर बादशाह के सामने बैठा हुआ था। इस आदमी के हाथों को हथकड़ियां लगी हुई थी। इस वक्त इस आदमी का चेहरा अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा था। वह बूढ़ी औरत और उसकी बाकी साथी बादशाह सलामत उस शख्स से कहने लगा कि क्यों भाई, अब इतना तो बता दे कि तुझे मेरा खौफ नहीं रहा कि जब यह तुम्हारा मुजरिम पकड़ा जाएगा तो तुम्हारी सजा मौत से कम नहीं होगी। बादशाह सलामत इन सिपाहियों से कहता है कि इस आदमौरत करीब आकर उसके मुंह पर थूकती मारती है और कहती है कि ए दरिंदे इंसान, तुझे शर्म नहीं आई? मेरी बेटियां तेरी बेटियों के जैसी हैं, ये तेरी सगी भतीजा है, इनके साथ तुमने ऐसी गंदी हरकतें की हैं जो चचा होता है।
वह बाप के समान होता है। डॉट की अगर कोई गैर होता तो हम समझते तुम सगे चाचा हो, बाप की तरह हो। तुम्हें शर्म नहीं आई, तुम्हें गैरत नहीं आई? अरे चाचा क्या बाप, क्या उनके बाप इस दुनिया में नहीं थे? और चचा की जिम्मेदारी थी कि अपनी भतीजिया का ख्याल करता। बादशाह सलामत अपनी तलवार निकालकर उसके सरके के ऊपर रख देता है और कहता है कि सच सच बताओ तुमने ऐसा क्यों किया। तब उस शख्स के चेहरे पर खौफ आता है और वह बताता है कि ए बादशाह, हम दो भाई थे, मेरा भाई मुझसे बड़ा था, मेरे भाई की तो शाह हुई, उसकी बेटियां हुई, उसके सर पर तमाम जिम्मेदारी आ पड़ी तो मेरे भाई का ध्यान मुझ में से कम हो गया और अपने घर वालों पर ज्यादा हो गया। और तब मेरे भाई का ध्यान मुझ में से हटने लगा और अब वह सारा ध्यान अपनी बीवी और बेटियों पर देता था। मेरे दिल में मेरे भाई के लिए नफरत पैदा होती गई कि मेरा भाई ऐसा क्यों करता है। और भाई से नफरत करने के नतीजे खराब होने लगी तो मैंने अपनी भाभी से कहा कि आप अपनी बड़ी बेटी की शादी कर दें। लेकिन भाभी ने मेरी बात ना सुनी। मेरी भतीजा जवान थी, उनकी शादियां नहीं हो रही थी, खूबसूरत भी थी। जब मैं अपनी भतीजियों को देखता था, मैं एक हकीम के पास गया और उसे कहा कि मुझे कोई ऐसी जड़ी बूटियां दो जिससे सोने के बाद तमाम लोग सो जाएं और सो जाने के बाद कोई भी हरकत ना कर सके। बस इसी तरह ही तब से ही मैं वह जड़ी बूटियां लेकर घर की छत की तरफ से सहन में आ जाता और फिर उसको इसी हालत में छोड़ देता था जैसे उसको पता ही न चले। उसको वैसे कपड़े पहना देता और फिर मैं घर वापस आ जाता। और जब मेरी भतीजा सुबह उठती थी तो उनको मालूम भी नहीं होता था कि उनके साथ क्या हुआ है। और यही काम मैं कई सह बकरी खरीदी है और छत पर बांध रखी है। मैंने इस वक्त बकरी की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। मेरा ध्यान तो बदका की तरफ था। इसके बाद जब वह शख्स अपना सारा गुनाह मान लेता है, अपना जुर्म तस्लीम कर लेता है, तो बादशाह सलामत वजीर को, इस दरिंदे शख्स को, इस जालिम चचा को सजा मिल जाती है। फिर बादशाह सलामत इस बूढ़ी औरत की तरफ देखकर कहता है कि ये अम्मा, अगर आप मुझे बता देती तो आपकी बाकी 3 बेटियों को यह दुख न झेलना पड़ता। लेकिन मेरा आपसे वादा है और बहुत सारा माल और दौलत पैसा भी साथ देता है। इसके बाद वह बूढ़ी औरत रोकर बादशाह का शुक्रिया अदा करती है। बादशाह सलामत कहता है कि अब आप बेफिक्र हो जाएं। जब आपकी बाकी 3 बेटियां जवान हो जाएंगी तो आप मुझे 32 कहानी से एक सबक भी सीखने को मिलता है कि अगर किसी पर किसी तरह का भी कोई जुर्म हो रहा है, कोई मजलूम है, तो उसको अपने हक के लिए आवाज उठानी चाहिए। अगर वह शख्स कमजोर रहेगा और बाकी दुनिया वालों के डर से खामोश रहेगा तो दुआखिरकार बुजुर्ग महिला और उसकी बेटियां शाह के समर्थन से एक नई जिंदगी की शुरुआत करती हैं। समय के साथ बुजुर्ग महिला की बेटियां बड़ी हो जाती हैं और हर एक अपनी स्वतंत्र जिंदगी शुरू करती है। बुजुर्ग महिला हर दिन भगवान का आभार व्यक्त करती थी कि वर्षों के कष्ट के बाद वह अन्याय से मुक्त हो सकी। शाह ने अपने वादों को निभाया और हमेशा उनका समर्थन किया।
यह कहानी हमें यह याद दिलाती है कि अन्याय कभी स्थायी नहीं रहता और न्याय हमेशा अपनी राह खोज ही लेता है। उस दिन के बाद बुजुर्ग महिला और उसकी बेटियां न केवल अन्याय से मुक्त हो गईं, बल्कि उनका जीवन आशा और खुशहाली से भर गया। और इस तरह से उनका जीवन फिर से शुरू हुआ, एक बेहतर भविष्य के लिए दृढ़ संकल्प के साथ। प्रिय दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे जरूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।